Good morning, guys. We are starting here electricity. 12th class syllabus, electricity divided into three parts. We can see that. Your first unit is static electricity, second unit is current electricity, and your third unit is magnetic effect of current. सीधी सादी बात ये है 12th क्लास की सिलेबस में जो आपकी शुरू की दो यूनिट हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को डिवोटेड है। अब ऐसा क्या हुआ कि एक का नाम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पड़ गया और दूसरी वाली का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी पड़ गया। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं केवल इतना सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो अंतर एक तालाब और नदी में होता है वही अंतर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है। तालाब का पानी देखते हैं तो चारों तरफ से स्थिर होता है। जब वो तालाब भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, नदी बन जाती है, धारा बहने लगती है, तो उसको हम नदी कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ है, द वर्ड स्टैटिक मतलब वेन एवर यू हैव टू रब द टू बॉडीज and a energy is produced without any battery that will attract the other thing, that is known as static electricity. आपके पास बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कंघी को अपने बालों पे रब्ड करते हो तो कागज के टुकड़े जाकर के कंघी से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बादल आपस में टकराते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। वेन एवर यू हैव टू सिट ऑन अ प्लास्टिक चेयर, जब आप प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ जाते हो और उसको फ्रिक्शन से अंटर से सुताई करते हो, योर प्लास्टिक चेयर विल बिकम्स चार्ज्ड, योर बॉडी विल ऑल्सो बिकम्स चार्ज्ड, बट यू कांट फील। मतलब आपके ऊपर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। जब कोई व्यक्ति आता है बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी चप्पल के, चरण पादुकाओं के, और टच करता है तो वो जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं वो किस स्थिति में जाते हैं, मोशन कंडीशन में जाते हैं, और कहाँ चले जाते हैं, धरती में चले जाते हैं। मतलब कुर्सी और आपके ऊपर जो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी वो कौन सी थी, स्टैटिक। और अगर नीचे चली गई तो वो क्या हो गई, करंट। जिस प्रकार धारा बहने के लिए जल का होना जरूरी है, ठीक ऐसे ही अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो करंट के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का होना बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है, मतलब हमें चार्जेस का होना बहुत जरूरी है। तो इस चार्ज के बारे में ही हम अपनी यूनिट नंबर 12th क्लास के सिलेबस के यूनिट नंबर 1 में पढ़ेंगे, जिसका नाम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। पहली चीज, इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत की खोज कहां से हुई? तो एक बहुत हैंडसम साइंटिस्ट थे जिनका नाम थेल्स था। थेल्स नाम के साइंटिस्ट बाल्टिक सी में गए थे। समुद्र की सतह से उन्हें एक रेजिनस सब्सटेंस मिला था जिसका नाम अंबर था। जब उस अंबर को लेदर से रब्ड किया तो अंबर में ऐसी प्रॉपर्टी आ गई कि इट वाज अट्रैक्ट द लाइटर थिंग्स, इजंट इट? व्हेनेवर ही वाज रब्ड द अंबर विद अ लेदर, then what will happen? अट्रैक्शन एनर्जी इज प्रोड्यूस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। चूंकि उस रेजिनस सब्सटेंस का नाम अंबर था, ग्रीक देश के लोग उसको इलेक्ट्रम कहते थे, और उस इलेक्ट्रम से ही जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको क्या कहने लगे, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का कुल खानदान आगे बढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी के दो प्रकार हुए, एक आपकी यूनिट नंबर 1 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और एक हो गई आपकी यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी बात है। तो करेंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और यहां पर जो चार्जेस प्रोड्यूस होंगे वो किस अवस्था में होंगे, स्टैटिक कंडीशन में। तो अब हमें जरूरत किसकी है, चार्ज की जरूरत है। और चार्ज की जरूरत है, इसको क्यू से दर्शाते हैं। इसको प्रोड्यूस करने की तीन प्रोसेस होती हैं। एक का नाम होता है फ्रिक्शन, दूसरे का नाम होता है इंडक्शन, और तीसरे का नाम होता है कंडक्शन। इन तीनों विधियों से चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। फ्रिक्शन बहुत सरल, दो चीजों को आप एक दूसरे से क्या करो, रब्ड कर दो। ऐसा देखा जाता है ए और बी को जब आपने रब्ड किया तो द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली एटम में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब्ड करते हैं तो जो बॉडी अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालती है वो कैसी हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है वो कैसी हो जाती है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एक बात और निकल के आ गई कि चार्जेस के कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार हो गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड विलियम गिलबर्ट। द वर्ड चार्ज गिवन बाय द साइंटिस्ट थेल्स,
इन द बाल्टिक सी फ्रॉम इलेक्ट्रम और अंबर, इसकी खोज हुई थी। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिसिटी के दो प्रकार हो गए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस के दो प्रकार हो गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंडक्शन मतलब प्रेरण। जब अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास में लेकर के आते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस्ड ऑन अनचार्ज बॉडी। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। कंडक्शन में दो बॉडीज हैं, दोनों को आप चिपका दीजिए तो उनका चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2। वही वाली बात है, दो बर्तन ले लिए, एक में ज्यादा पानी एक में कम पानी। वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू, और कब तक जाता है? जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। सिंपल सी बात है, isn't it guys? yes or no? ऐसा ही यहाँ है, एक 10 कूलम की बॉडी है, एक 2 कूलम की बॉडी है, चिपकाया है तो कितना हो गया 12, और 12 का अलग करोगे तो दोनों का क्या हो जाएगा? आधा आधा, दोनों पे वितरित हो जाएगा, मतलब 6 कूलम और 6 कूलम। ऐसे किसकी खोज हो गई? चार्ज की। क्या प्रोड्यूस हो गए? चार्ज प्रोड्यूस। जब चार्ज प्रोड्यूस हो गए, इसके दो प्रकार हो गए, तो पहचानने की बारी आई। जैसे आपने सिल्क को किससे रगड़ा? ग्लास रॉड से रगड़ा, तो सिल्क पर नेगेटिव आ गए, ग्लास पर पॉजिटिव आ गए। बोले सर हम कैसे याद रखेंगे? बोले एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब्ड कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक पर पॉजिटिव आ गए दूसरी पर नेगेटिव आ गए? काट दो उसको, रोक दो ना। इसको पॉज कैसे होगी? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग हियर। चार्जेस प्रोड्यूस हो गए तीन प्रोसेस से। अब हम बात कर रहे हैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज की। सिंपल सी बात है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक दो तीन चार पांच और छह। और एक प्रॉपर्टी वो होती है जिससे चार्ज का फॉर्मूला भी आ जाता है। दिलीप, चार्ज प्रोड्यूस हो गए फ्रिक्शन से, इंडक्शन से और कंडक्शन से। चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज को क्यू से दर्शाते हैं, इसको कूलम में नापा जाता है, सीजीएस में स्टेट कूलम होता है और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट इन नेचर, मींस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। जब आप दो बॉडीज को रब्ड करोगे तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाएंगे, मतलब चार्ज इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड इन नेचर। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। आपके पास किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको टोटल चार्ज निकालना है। दोनों बालक यहाँ देखो, तो इनको क्या कर देंगे? सब चार्जेस को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। बहुत सिंपल है। एक प्रिंसिपल होता है सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल है। मैं कोई सेंट्रल चार्ज हूं और मेरे सेंट्रल चार्ज से r दूरी पर कोई q1 चार्ज है, r2 दूरी पर कोई q2 चार्ज है, r3 दूरी पर कोई q3 चार्ज है, rn दूरी पर कोई qn चार्ज है। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? फोर्स, रिपल्शन फोर्स। यस और नो? अगली प्रॉपर्टी, सिमिलर चार्जेस में क्या होता है? रिपल्सन। और अपोजिट चार्जेस में क्या होता है? अट्रैक्शन। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। इसी पर बेस्ड एक प्रॉपर्टी आ गई, सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल है, देखिए ना देखिए ना, बात समझ में आती है। कोई मैं सेंट्रल चार्ज हूं, r1 दूरी पर q1 रखा है तो फोर्स लगेगा, r2 दूरी पर q2 लगा है तो फोर्स लगेगा, r3 दूरी पर q3 लगा है तो फोर्स लगेगा। तो मेरे से पूछ लिया जाए या आपसे पूछ लिया जाए कि इस बॉडी पर लगने वाले कुल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो बहुत आराम से कह दोगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन। मतलब किसी सेंट्रल चार्ज पर लगने वाले कुल फोर्स की वैल्यू अलग अलग चार्जेस के कारण लगने वाले फोर्सेस के सम के इक्वल होती है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इतना आ गया सभी को समझ में? बच्चों, जो लास्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूं दैट इज वेरी बेस्ट बट नॉट अ लीस्ट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये वो प्रॉपर्टी है जिससे आप किसी भी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे आपने दो बॉडीज को रब्ड किया था तो एक पर पॉजिटिव आ गए थे, दूसरी पर। एक ट्रिक और बताना मैं भूल गया, आपको पता करना है कि दो बॉडीज में से कौन सी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी। तो मैंने सारे बच्चों को ये ट्रिक दे दी। मैंने कहा कोबरा, ये कोबरा को कौन पकड़ता है? सपेरा। तो याद कर लो सेपरा। सेपरा मतलब इन इन बॉडीज को किसी से भी रब्ड करोगे तो इन पर हमेशा कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव।
अब प्रश्न ये है कि वो बॉडीज कौन कौन सी हैं। तो सेपरा, एस मतलब सिल्क, ई मतलब एबोनाइट रॉड, पी मतलब प्लास्टिक, आर मतलब रबर और ई मतलब अंबर। These five bodies always having negative charge. Suppose you have silk rubbed with wool, then silk will becomes and wool will becomes, because these are the bodies always having, कौन कौन सी हो गई, सिल्क, अबोनाइट रॉड, पी फॉर प्लास्टिक, आर फॉर रबर एंड ए फॉर अंबर। अब हम फिर उस चार्ज की लास्ट प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं जिससे हम किसी भी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं उसको अपन, वेरी नाइस nice. देखिए ना बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है। क्वांटाइजेशन वो शानदार प्रॉपर्टी है जिससे हम किसी भी बॉडी पर चार्ज निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सपोज दैट यू हैव टू बॉडीज, दिस इज A body and that one is B body and you have to rubbed with each other. The one body, A body loses electron, तो जो बॉडी ने लूज करे इलेक्ट्रॉन उस पर कैसा चार्ज आ गया, the body which accept the electron getting negative charge। किसकी वजह से आए चार्ज, और इनकी लेन देन की संख्या कितनी हो सकती है, n। ये याद रखें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो n मस्ट बी ए इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण मतलब कैसे, 1 2 3, कभी आधे वाधे थोड़ी जाएंगे, एक जाएगा, दो जाएगा, सवा दो नहीं जाएंगे, 3/2 नहीं जाएगा, तो ऑल वी मस्ट बी ए इंटीजर। अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो फॉर्मूला तैयार हो गया, Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको जब डेफिनेशन में बोलना है, then we will say that according to quantization of charge, the net charge, total charge on any body or system, एक पे भी निकाल सकते हो, सिस्टम पे भी निकाल सकते हो, that will be equal to the integral multiple of the charge of one electron। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज में आप इंटीग्रल मल्टीपल कर दो तो उस बॉडी के ऊपर कुल चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। बोले सर मैं को नहीं आ रहा समझ में, देखो ये कौन है, कॉपर। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या हो गया, इस Cu आयन पर अपन को काई की वैल्यू निकालनी है चार्ज की। फॉर्मूला क्या लगाओगे, Q बराबर माइनस एनी के प्लस एनी, क्योंकि निकाले हैं, कितने निकाले हैं, तभी दो पॉजिटिव आ रहे हैं, 2 इंटू ई। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर में, और 16 दूनी होते हैं 32, तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। आंसर आ गया। ये क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल से आप किसी भी बॉडी पर चार्ज की क्या निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। एक प्रश्न एनुअल एग्जाम में कई बार आया, फ्रिक्शन पर आधारित था। हमने आपको बताया कि कंघी को बालों पे रगड़ा तो कागज के टुकड़े जाकर के कंघी से आकर्षित हो गए। तो एक प्रश्न आया 12th क्लास में कि अगर बारिश का मौसम है तब भी क्या ये होगा, नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि बालों में नमी रहेगी, तो फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा, और फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। सिंपल सी बात है, इजंट इट, यस और नो। बादलों में जब फ्रिक्शन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। हम कहते हैं खेतों में गड्ढा पड़ गया या कहीं पर आग लग गई, तो ये क्यों होता है, पर्टिकुलर उसका किसी पॉइंट पर इफेक्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात। और उसका हमारे घर की जो बिजली होती है वो 220 वोल्ट की है, लेकिन वो लाखों वोल्ट की होती है। जब एक इन पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर जगह पर लाखों वोल्ट की बिजली का प्रभाव होगा, तो या तो वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा या वो चीज नष्ट हो जाएगी। इजंट इट, यस और नो। ये ऐसे छोटे मोटे प्रश्न आते रहते हैं। आ गई बात समझ में, ये फ्रिक्शन पर ही आधारित है, चार्ज पर ही आधारित है। लाइटनिंग कंडक्टर का उपयोग होती हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, टंकियां होती हैं पानी की, उनमें लाइटनिंग कंडक्टर लगा रहता है, फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बहुत सरल है ये यूनिट, इसलिए इतनी सरल है जो मेरे को मोबाइल में देख पा रहे हैं बच्चे। सिंपल सी बात है, इतनी सरल है कि इसका उपयोग हमारे घर के लिए सारे उपकरणों में होता है। हम सुबह से शाम तक इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। बस हम इस बात का आकलन करें कि हम जिसका यूज कर रहे हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और करंट के लिए हमको चार्ज की जरूरत पड़ी, और चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना पड़ा। यस और नो। नाउ वी आर डिस्कसिंग सिमिलर चार्जेस में कुछ छोटे छोटे से प्रश्न भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ए बॉडी में से बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन निकल गए, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो एक प्रश्न बनता
होता है कि जब इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका मास m भी हो गया, इसका मास m ही हो गया। विच वन इज करेक्ट? सिंपल सी बात है, तीसरा और चौथा ऑप्शन। दोनों का मास रगड़ा रगड़ी करने के बाद, फ्रिक्शन के बाद बराबर रहेगा। b का मास बढ़ जाएगा, a का मास कम हो जाएगा, a का मास बढ़ जाएगा, b का मास कम हो जाएगा, और इनमें से कोई नहीं। विच ऑप्शन इज करेक्ट? जब ए में से बी में इलेक्ट्रॉन चले गए, भले ही इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम था, लेकिन था तो ना। तो जब इसमें से इसमें चला गया, मतलब बी का मास क्या हो गया? बढ़ गया। ये ऑप्शन करेक्ट। दूसरी बात, जो दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, रेडियस आर भी है और रेडियस आर ए है, तो जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी तो प्रश्न ये भी बनता है, क्या रेडियस बराबर रहेगा? क्या बी का रेडियस बढ़ जाएगा? क्या ए का रेडियस बढ़ जाएगा? और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम। विच वन इज करेक्ट? बी का रेडियस बढ़ जाएगा, क्योंकि जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन पर क्या हो गया? रिपल्शन, जिसके कारण बी का रेडियस बढ़ जाता है। ऐसी छोटी मोटी प्रश्न मैंने अपने नोट्स में करवाए हैं। यू हैव टू डू इट। नाउ वी विल अंडरस्टूड, सपोज वी हैव टू चार्जेस, two stationary and point charges separated by a distance r. If they are similar, then which type of electrostatic force? Repulsive. If they are opposite, then which type of force will act? Attraction. And that type of force was given by the scientist Coulomb. This type of force is known as electrostatic force of attraction and repulsion, as it is given by the scientist Coulomb. That's why this law is known as Coulomb's inverse square law. And according to that law, which law? Coulomb's inverse स्क्वायर लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। मैग्नीट्यूड इसलिए ले रहे हैं मेरे चिड़ी बच्चों, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और हम वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड ले लिया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट। अलग अलग जगह कांस्टेंट की वैल्यू अलग, चूंकि हमारे चार्जेस एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। एंड दिस एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। अगर मीडियम बदल जाएगा तो परमिटिविटी बदल जाएगी, और वैसे इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। आप यूनिट निकाल सकते हो, फोर्स को नीचे ले जाओ, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओ, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ जाएगी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जब आप उठा के इसको यहाँ रख दोगे अतिशय, तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इफ द मीडियम विल चेंज, then definitely permittivity will change. In place of epsilon naught, epsilon will come. And if permittivity will change, then definitely the force will change. तो अलग अलग मीडियम में फोर्स की वैल्यू, बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। देखिए यहां पर बात समझ में आती है, ये जो आपके पास फोर्स था ये एयर और वैक्यूम के लिए आ गया। सडनली आपके दोनों चार्जेस q1 q2 r दूरी पर रखे, लेकिन मीडियम बदल गया। if you have to take these charges in another medium, definitely the force will change. Why? Because the permittivity will change. This is the permittivity of air or vacuum, and this is the permittivity of another medium. You want to compare these two forces in air or vacuum and in another medium, so you have to divide with each other, and after dividing, each and everything will be cancelled. Only this you are obtaining epsilon upon epsilon naught. Epsilon is the permittivity of another medium. Epsilon naught is the absolute permittivity of air or vacuum, and their ratio is known as relative permittivity or dielectric constant. अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो हम एक बेटा एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि दिस इज द फोर्स इन एयर और वैक्यूम, दिस इज द फोर्स इन अनदर मीडियम। और अगर अनदर मीडियम का आपको फोर्स निकालना है तो एयर और वैक्यूम को आप काहे से डिवाइड कर दो? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से डिवाइड कर दो। तो एक निष्कर्ष पे पहुंच गए कि एयर और वैक्यूम के अलावा अगर किसी मीडियम में फोर्स निकालोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा कम हो जाएगी, क्योंकि के से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, समझ गए? इतना पचा पा रहे हैं? यस और नो? वेरी नाइस। दो टॉपिक और मैं इस वीडियो में देना चाहता हूं।
फिर कल के वीडियो में मैं आप लोगों को डेरिवेशंस करवाऊंगा। आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी के दो प्रकार बता दिए, स्टैटिक और करंट। चार्ज प्रोड्यूस हो गया तीन प्रोसेस से, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन से। जब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखी तो उनमें एक इफेक्टिव प्रॉपर्टी आ गई क्वांटाइजेशन, जिससे हमको फॉर्मूला मिल गया चार्ज का Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। उसी चार्जेस की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी मिली थी कि सिमिलर चार्जेस में रिपल्शन और अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। फोर्स की वैल्यू किससे आ गई? कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ से आ गई। अब जो अगला टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।